पेज 738 पे आ जाएं भाई, एसी चलाना। पेज 7 रिमोट से बंद है एसी। पेज 738 क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोज एंड बुक्स है ना आपके पास माशाल्लाह। फ्लोज एंड टाइल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहे हैं 80 मिलियन। पेज 738 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 मिलियन। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर इज 12 मिलियन। और कैपिटल गेन आ रहा है जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और पेनल्टी आ रही है गवर्नमेंट को जो आपने पे किया है ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। तो इसके साथ लिख लें नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड जी। पेनल्टी के साथ ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। कल के सवाल में भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा था लेकिन वो सेकंड लास्ट लाइन में आ रहा था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, दोनों का कौन सा बैलेंस आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपये इतने रिस्पेक्टिवली। मोहतरम आज लायबिलिटी है, कल डेफर्ड टैक्स ओपनिंग एसेट था। तो वो कोई नहीं, मैंने कहा आपसे जाते हुए बात की थी, ईयर एंड पे कुछ चीजों के लिए हम लायबल फील कर रहे होते हैं, कुछ के लिए एंटाइटल्ड फील कर रहे होते हैं। तो बस ब्रॉट डाउन लायबिलिटी आज। ओके डिटेल्स ऑफ ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स IAS 16, क्योंकि अगले में ना मशीनरी हम लीज पे ले रहे हैं तो ये IFRS 16 होगा, और जो ओन्ड फिक्स्ड एसेट है वो IAS 16 होगा। अच्छा मोहतरम ये जो है क्या बना हुआ है, जरा सोच लें क्या बना हुआ है। ये टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में है। अब वो जो कल हम वर्किंग खोलते थे ना, PPE अकाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स और PPE का टी अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स, वो अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, ये एडिशंस है, ये डेप्रिसिएशन है, ये क्लोजिंग है। ये टैक्स वालों की नजर में ओपनिंग बुक वैल्यू है, ये एडिशंस है, ये डेप्रिसिएशन है और ये क्लोजिंग बुक वैल्यू। ओके पॉइंट 3 ना भाई मुंशो को तो बाद में दे, पहले पेज 78 निकाल। 738 पॉइंट 3 ऑन यकम जनवरी 2015 को हमारे साल के पहले दिन A machine costing 120 million was acquired on lease। यार ये जो कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी आप इसे कहें, लेसी के केस में ना ये लेसी का सवाल है, एक्वायर्ड, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। आपको पता है एसेट को रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। सम रेलिवेंट क्लॉजेज आर एज फॉलोज। लीज टर्म कितने साल है? 5 साल। यूजफुल लाइफ 6 साल। किराए कितने देने हैं? 30 मिलियन के देने हैं एडवांस में। द इंटरेस्ट रेट छुपा इन द लीज इज 12.59%। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज वाज पेड ग्रेच्युटी के अकाउंट में पेड, एंड द एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32%। अच्छा शायद आपको याद हो कि ये मैंने 2-4 अकाउंट बनाए थे, इसमें ग्रेच्युटी का अकाउंट आपको बना के दिखाया था 1-2 सफ़े आगे। ये पेज नंबर 743 पे, पेज 743 पे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, या अगर ये मुश्किल लग रहा है ग्रेच्युटी पेएबल का अकाउंट, ब्रॉट डाउन ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर, पेमेंट्स कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर, पेमेंट टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये ग्रेच्युटी के अकाउंट का फॉर्मेट होता है।
और मैंने कहा था क्रेडिटर जैसा है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस कैश इज इक्वल टू कैरी डाउन। चलिए स्टार्ट। करंट टैक्स की वर्किंग से स्टार्ट करते हैं जी। ये सी है, बंद कर दो, किधर है वो? करंट टैक्स जी रात, व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 80 million। अच्छा ये जरा देखिएगा, एक आ रहा है 12 रुपए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, एक आ रहा है 12 रुपए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर। एक आ रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, एक ये आ रहा है, और एक आ रहा है ग्रेचुटी पेड इज 10 million। अब ये तीन चीजें आ रही हैं स्काई ब्लू में जो मैंने हाईलाइट की, दोबारा देख लें। पहली स्काई ब्लू में चीज आ रही है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, दूसरी आ रही है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, और तीसरी आ रही है ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज। चलें, अल्लाह का शुक्र है ये तीनों सामने ही नजर आ रही हैं। अब ये इसको सामने रख के टी काउंट जरा बना लें ग्रेचुटी का, वर्किंग 2। ग्रेचुटी पेएबल अकाउंट या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट? ब्रॉट डाउन एक्सपेंस, इधर 10-12 लाइनें छोड़ दें, देख लें सवाल में कितनी एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे। कैश कैरी डाउन जी, बता दें जी ये क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर है या एज ऑन? फॉर द ईयर तो फिर एक्सपेंस होगा ना, तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर कितनी जी? 12 जी। ओपनिंग बैलेंस 15। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है छुट्टी करने के लिए, ये आम बंदे का काम नहीं होता छुट्टी करना। यहाँ के दाएं में बंदा बैठा है, बहुत हिम्मत करके छुट्टी करते हैं, जिगरा बड़ा चाहिए होता है। ओपनिंग बैलेंस कितना जी? 15। और ग्रेचुटी पेड टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज इज 10 million। जी कैरी डाउन बैलेंसिंग आ जाएगा कितना? 70। इसमें ना बस एक चीज जो है वो समझने वाली थी, ओपनिंग बैलेंस भी आसान लफ्ज था, पेमेंट भी आसान लफ्ज था, जो चीज समझने वाली थी वो थी फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर मींस ना बीडी ना सीडी, इसको इसलिए हमने एक्सपेंस में डाला। ओके, अब मोहतरम करंट टैक्स की वर्किंग में इसको जिस तरह बिल्कुल कल जिस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट था उस तरह समझ लें। जैसे कल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट था, इधर बैड डेट एक्सपेंस पड़ा हुआ था, इधर एक्चुअल रिटर्न ऑफ पड़ा हुआ था, तो 100% उसी तरह इधर एक्सपेंस पड़ा हुआ है, अंदाजा है, और इधर एक्चुअल पेमेंट्स हैं। अब बता दें टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे और क्या नहीं माइनस। हमने खर्चे में क्या डाला होगा पहले ये बता दें। एक्सपेंस 12, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 12 माइनस हो चुका होगा। तो यहाँ कल बैड डेट एक्सपेंस लिखा हुआ था,
और यहाँ कल बैड डेट रिटर्न ऑफ लिखा हुआ था, लेकिन आज अकाउंट की नेचर ही डिफरेंट है, तो ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट है। तो बता दें जी व्हाट इज एक्सपेंस फॉर द ईयर 12, इसके बिल मुकाबिल क्या माइनस करने की इजाजत है? 10 माइनस करने की इजाजत जी। ग्रेचुटी एक्सपेंस 12 ऐड हो जाएगा। टैक्स वाले एक्चुअल पेमेंट को माइनस करने देते हैं, अंदाजे को माइनस नहीं करने देते। इसको उल्टा देंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आजी, कैपिटल गेन इनकम, कैपिटल गेन गेन है, गेन प्रॉफिट्स तक पहुंचते क्या हो चुका होगा, इसे क्या कर दें, लेस कर दें। और पेनल्टी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लेस, इसको क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि टैक्स वाले इसको खर्चा नहीं मानेंगे। एक मिनट, कैपिटल गेन गेन है, गेन प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए क्या हो चुका होगा, ऐड हो चुका होगा, इसे क्या कर दें, कितने से। और पेनल्टी एक्सपेंस है, पेनल्टी प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होगी, माइनस हो चुकी होगी, पेनल्टी को क्या कर दें, ऐड कर दें जी। अब पूछ लें भाई, ये देखे ना, इधर लाओ, पहले दिन क्लास में प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पेनल्टी लेस हो चुकी होती है, इसे ऐड करते हैं। और प्रॉफिट तक पहुंचते हुए गेन्स, इन्हें क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर 5.28, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। ये काम जनवरी 2000 5.28, ओके आगे आ जाए जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा देते हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जी कितनी है, ओके ये असल में ना आपका एसेट अकाउंट बना हुआ था पीपी बुक वैल्यू पे अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, बीडी 315, नए एसेट खरीदे 5.3, डेप्रिसिएशन 20, 300.3। तो ये पीपी का अकाउंट बना हुआ था स्टेटमेंट फॉर्म में, ओपनिंग, एडिशन, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग, but no need of this fuss.
लो जी, सवाल तो खत्म हो गया। ये एक एडजस्टमेंट रहेगी लीज की। आप डेफर्ड टैक्स के एतबार से फिर चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। लीज, अच्छा अब लीज के अंदर जो है बड़े मौके पे आए हो। लीज के अंदर जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, अगले सफ़े पे आए जरा। लीज के बारे में टैक्स वालों की क्या राय है। एक छोटा सा सवाल मैं आपको कराने लगा हूं अगले सफ़े पे। क्वेश्चन 7, लेसी। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 200 मिलियन हर साल। अगले सफ़े पे आ गया हूं मैं किताब के, पेज 739। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 200 मिलियन। अगला सफ़ा पेज 739, नई बुक्स में है ये पेज बस। अकाउंटिंग प्रॉफिट 200 मिलियन। टैक्स रेट बोले, एनुअल लीज रेंटल ऑफ 100 पर ईयर फॉर इम्प्लिसिट रेट इज लीज स्टार्टेड ऑन जनवरी 2015। अच्छा जी, इधर देखें, एलपी बोले, एलपी 100 इंटू 3 300 और 100 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पर माइनस 3 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 249। तो एलपी क्या आ गई, पीवी टेबल कहाँ से बनाना शुरू करें, 249 से। 249 का 10% राउंड करके 20। ये कम जनवरी 15 को लीज शुरू हो रही है, 31 12 15 16 17, 1 2 3 3 किराए, 25 17 9 इंटरेस्ट आ जाएगा, रेंटल आ जाएंगे और ये प्रिंसिपल काम हो रहा है। क्लियर। तो ये 100 की 3 किस्तें थी, उसका हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जल्दी से बना लिया। क्लियर। अब मोहतरम, अकाउंटिंग और टैक्स वालों का क्या इख्तलाफ है वो सुन लें। यार अकाउंटिंग वाले कहते हैं इंटरेस्ट को खर्चे में डालो और इसको डेप्रिशिएट करके खर्चे में डालो। टैक्स वाले कहते हैं इसको खर्चे में डालो। ये इख्तलाफ है। यानी टैक्स वाले जो है ना, टैक्स वाले लीज को लीज ही नहीं मानते, वो कहते हैं ये रेंट एग्रीमेंट है। टैक्स वाले लीज को लीज ही नहीं मानते, टैक्स वाले कहते हैं ये क्या है, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट है क्या मतलब है, पहले साल कितना किराया दिया 100 रुपया, टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारा खर्चा। दूसरे साल कितना किराया दिया 100 रुपया, टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारा खर्चा। तीसरे साल कितना रेंट दिया 100 रुपया, टैक्स वाले कहते हैं तुम्हारा खर्चा 100 रुपया बस। तो टैक्स वालों की नजर में पहले साल भी 100 रुपया खर्चा है, दूसरे साल भी 100 रुपया खर्चा है, तीसरे साल भी 100 रुपया खर्चा है। लेकिन अकाउंटिंग वालों की नजर में पहले साल 25 रुपए इंटरेस्ट खर्चा होगा और 249 की डेप्रिसिएशन। दूसरे साल अकाउंटिंग वालों की नजर में 17 रुपए खर्चा होगा और 249 की डेप्रिसिएशन। तीसरे साल अकाउंटिंग वालों की नजर में 9 रुपया खर्चा होगा इंटरेस्ट के नाम से और 249 की डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग वाले क्या खर्चे में डालेंगे, हर साल 249 को तकसीम करके 3 पे और साथ इंटरेस्ट। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले किसे खर्चे में डालेंगे, तो ये इख्तलाफ है। स्काई ब्लू वाले अकाउंटिंग वाले रिकॉर्ड करेंगे और ग्रीन वाला, लेकिन ये 249 को फौरन ही खर्चे में डालेंगे अकाउंटिंग वाले। 249 की कॉस्ट है एसेट की, इसको डिवाइड करेंगे 3 से और हर साल खर्चे में डालेंगे। क्लियर। और अच्छा अब आप बताइए इनमें क्या बन रहा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा कर, तो उल्टानी पड़ेगी ना फिर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा कर क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज क्या उल्टाएंगे, इंटरेस्ट उल्टाएंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाएंगे और उल्टा के क्या माइनस करेंगे, सोचे 100 रुपया रेंट माइनस करेंगे। टैक्स वालों की तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगी क्योंकि टैक्स वाले इसको एसेट ही नहीं मान रहे, टैक्स वाले इसको क्या कह रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट। तो ये इख्तलाफ है अकाउंटिंग और टैक्स वालों में। अकाउंटिंग वाले बोले क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। टैक्स वाले कहेंगे ये आपका एसेट ही नहीं है, तो टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे, सिर्फ रेंट माइनस करने देंगे। देख लें 3 साल की करंट टैक्स की वर्किंग। तीनों सालों का प्रॉफिट कितना है, 200 रुपया। अकाउंटिंग वाले क्या माइनस कर चुके होंगे, वो ऐड करनी पड़ेगी। समझ आ रही है कोई। अकाउंटिंग वाले क्या माइनस कर चुके होंगे, डेप्रिसिएशन, उसे क्या करना पड़ेगा। और क्या माइनस कर चुके होंगे, इंटरेस्ट। ओहो हाँ ठीक है, 25 17 और 9।
और अकाउंटिंग वाले क्या माइनस कर चुके होंगे? इंटरेस्ट। उसे क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? रेंट। क्लियर? अच्छा, ये हमारे और टैक्स वालों में ये जो इख्तलाफ आया है मोबाइल वाले भाई, ये हमारे और टैक्स वालों में जो इख्तलाफ आया है ये परमानेंट नेचर का या आर्जी नेचर का है? एक्सेलेंट, आर्जी नेचर का है। वजह सुन लें क्यों। आप यहां खड़े होके देखें ना, अब अगर यहां खड़े होके देखें तो हमने भी 300 रुपया खर्चे में डाला है, और यहां खड़े होके देखें टैक्स वालों ने भी 300 रुपया खर्चे में डाला है। ऐसा ही है, इनको जमा करके देख लें। 83 प्लस 83 प्लस 83 249 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 9 इज इक्वल टू 300। तो सम बता दें, IFRS वालों ने कितना खर्चे में डाला और टैक्स वालों ने? IFRS वालों ने किस नाम से डाला? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम से। और टैक्स वालों ने किस नाम से खर्चे में डाला? रेंट के नाम से। क्लियर? एनालिसिस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फॉर ऑल 3 years इज, रेंटल्स फॉर ऑल 3 years इज नोट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्स रूल्स इज हमारे और इनके दरमियान जो इख्तलाफ अगर कोई आ रहा है तो वो एक आर्जी नेचर का इख्तलाफ आ रहा है। जब तीसरे साल के एंड पे खड़े होंगे तो हम भी 300 रुपए खर्चे में डाल चुके होंगे। किस नाम से? डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम से। और वो क्लियर? अच्छा, ये पिक्चर जहन में रहेगी। अकाउंटिंग वाले खर्चे में क्या डालते हैं? 249 को तोड़ के 3 हिस्से करके डालते हैं खर्चे में, और इंटरेस्ट। और टैक्स वाले खर्चे में क्या डालते हैं? इंस्टॉलमेंट। क्योंकि टैक्स वालों की नजर में लीज नाम की कोई चीज नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं हमें तो ये रेंट एग्रीमेंट लग रहा है, तो टैक्स वाले तो सिर्फ रेंट एग्रीमेंट रिकॉर्ड करेंगे। क्या? हाँ, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स वालों को, वो फिर जब मिलेगा फिर देखी जाएगी। चलें जी, इट्स ओवर। वापस आ जाएं जिथे थी। पॉइंट 3, लेट्स स्टार्ट जी। क्या? नहीं, वो उससे रहने दो बस। आपने P&L पे इम्पैक्ट सोचो, वो तो लाइबिलिटी कम हो रही है, वो बैलेंस शीट के एतबार से चीज है। P&L के एतबार से सोचो। P&L में क्या जाता है? राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। जब करंट टैक्स की वर्किंग करे तो सिर्फ P&L के एतबार से सोचो। क्या चीज? भाई जाहिर बात है ये बराबर ही आएंगे ऑब्वियसली। ये देखें इधर, ये देखें, पहले दिन पढ़ा था हमने इंस्टॉलमेंट 300, प्रिंसिपल 249, इंटरेस्ट 51। तो ये वाला 249 इधर गया हुआ है जो ऐसा ऐसा फिर आगे डेप्रिशिएट हो रहा है, और प्रिंसिपल के नाम से पे भी हो रहा है। बहरहाल छोड़ें इस बात को, ये तो अभी ये साबित नहीं करना था हमने कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट डिफरेंस है। जो मैंने आपको बात आनी थी वो सिर्फ एक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड करते हैं लेसी के केस में, किसी को याद हो? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं राइट ऑफ यूज पे और इंटरेस्ट। और टैक्स वाले इसके बजाय क्या माइनस करने देंगे? रेंटल इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया। चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। On January 2015, a machine costing rupees 120 million was acquired on lease. Lease term was 5 years and useful life is annual lease installments of 30 million are payable in advance. Interest rate is 12.59. Working number 4. जी, lease payments 30 into 5 is equal to 150. वो तो यूजफुल लाइफ 6 साल है ना, लीज टर्म तो 5 साल है। लीज टर्म वाज 5 years. चलें जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 30 प्लस 1 minus 1.1259 raised to power minus divided by जी 120 करें नोट। Now what we will prepare?
अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। उधर खोल के, अच्छा नहीं इसमें है ही नहीं, ठीक। प्रिंसिपल, चलें जी 120 पीवी से शुरू करें। ये काम जनवरी 15, पहली किस्त 30 की। पहली किस्त में इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि यकम जनवरी को ही लीज शुरू हुई और यकम जनवरी को ही पैसे मांग लिए, तो पहली किस्त में इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी यकम जनवरी 16, 90 के ऊपर 12.59% लगाएं। 11.33 यार, 11.33 पे आपने अगर जाना है, इधर तो पॉइंट्स में कोई फिगर्स है नहीं वैसे ज्यादा, वैसे एक फिगर है पॉइंट में, अगर आप लेके जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। सवाल वाला भी लेके गया हुआ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलें यार लेके जाने ले जाएं, लेकिन फिर सारे एक ही करें जो भी करना है। 11.33 ठीक है, फिर सारे यही करें 11.33, फिर सारे एक ही चीज करें। हाँ जी बताएं। नहीं दिल चाह रहा तो अब आपको यही करना पड़ेगा 18.67। एक साल का बनाना है, लेकिन मोहतरम इंटरेस्ट तो चाहिए ना मुझे, तो यहीं तक मैं बना रहा हूँ, इससे आगे मैं भी नहीं बनाऊंगा। इंटरेस्ट अभी तो नहीं मिला मुझे। हाँ ये मिल गया बस। हाँ जी 71.33, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। ओके अब हजरात क्या होगा, जरा जहन में लाएं सारी बात। जहन में लाएं सारी बात। क्या करूं मैं, सोचें। इसकी डेप्रिसिएशन निकालूं और इंटरेस्ट हमारे साल का, वो जरा देखना पड़ेगा ढूंढ के, क्योंकि एडवांस का सवाल है। हमारे साल का इंटरेस्ट चाहिए मुझे जो P&L में गया होगा। इसकी डेप्रिसिएशन में निकालूंगा, ये करूंगा और माइनस ये वाली फिगर कर दूंगा। अच्छा जी अब आप बता दें जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की देखें। जैसे इधर 249 को डिवाइड किया था तो इसकी डेप्रिसिएशन निकाली थी। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि सोच के बताने, किधर है ये फर्क 16? लेसी का सवाल है, लेसर का। लेसी पे 62 पे लेसी की समरी दी हुई है, ना निकालें। पे 62 पे लेसी की समरी दी हुई है। डेप्रिसिएशन की डिस्कशन जरा पढ़ लें, लेसी की कैसे करते हैं। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है या परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर 5वें साल के एंड पे 6ठे साल के लिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, फिर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड, ये लेसी के सवाल की डिस्कशन है। समरी ऑफ लीज में लेसी, समरी ऑफ लीज में लेसी की डिस्कशन है। हाँ जी आप बताएं जी, लीज टर्म कितनी है? यूजफुल लाइफ कहीं लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे पैसे देके ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर, तो जब नहीं होनी तो फिर शॉर्टर के ऊपर रहेंगे। तो 5 और 6 में से शॉर्टर 5, तो 5 साल के ऊपर डिप्रिशिएट करेंगे। क्या हुआ? अच्छा हाँ जी 120 इज कॉस्ट डिवाइडेड बाय जी, अकाउंटिंग वाला डिडक्शन उल्टा दी। और देखें इधर क्या उल्टाया था इस सवाल में, इंटरेस्ट उल्टाया था। अच्छा ये सवाल आसान था, हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल की आखिरी तारीख के सामने नजर आ रहा था, लेकिन सोच के बताना है, सोच के बताना है कि 31/12/15 का इंटरेस्ट तो 31/12/15 को बुक हो गया होगा। बुक कितने पे बुक हुआ होगा? पे तो अगले साल हुआ होगा, लेकिन बुक तो हमारे साल हो गया होगा।
तो सोचें 31/12/15 के P&L में 31/12/2015 के P&L में कितना इंटरेस्ट गया होगा? जो नजर धोखा आ रहा है यकम जनवरी 16 को, लेकिन एक्रू कब हो गया होगा? 31/12/15 को। तो मुझे इस शेड्यूल में से 31/12/15 का इंटरेस्ट बताएं जो बुक हो चुका हुआ है। जी इधर आए, क्या चीज उल्टानी है? कॉस्ट की डिप्रिसिएशन और माइनस क्या करना है? हमारे साल का रेंट पेड। यार ये अगले साल का है, हमारे साल का रेंट पेड बताएं 30, क्योंकि टैक्स वाले ना कैश अकाउंटिंग पे चलते हैं, सीधी सीधी कैश अकाउंटिंग। टैक्स वाले पूछेंगे 15 में कितना किराया दिया, आप कहेंगे 15 में 30 रुपए किराया दिया। कब दिया? साल के शुरू में दिया, बस जो किराया दिया वही आपका खर्चा है। तो इसकी बजाय ये ग्रीन वाला माइनस करने की जरूरत जी। रेंटल पेड ओवर बस ठीक है, आगे सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आप हजरात मुझे बता दें कि कोई पुराने साल का लॉस वगैरह है? अगर 2014 का कोई लॉस होता वो भी कल माइनस किया था, आज नहीं है। 53.33 इसका नाम टैक्सेबल प्रॉफिट जी। टैक्स एट द रेट ऑफ 17.0 रेट 32% है। ओके अब मोहतरम सर व्हाट्सएप चेक कर लें, व्हाट्सएप चेक कर लें, 11:15 से पहले हो गया बेहतर है। अब मोहतरम हम किधर खड़े हैं? फ्लोर एंड टेक्सटाइल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड, ऐसा ही है 31/12। सवाल में P&L मांगे या फरमाइशी प्रोग्राम है? फरमाइशी प्रोग्राम है, हमें मांगा नहीं, हम ऐसे ही अपने समझने के लिए बना रहे हैं। तो प्रॉफिट बोलें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सवाल में कितना था? 80 है, लेस टैक्स, करंट टैक्स और डेफर टैक्स। अब करंट टैक्स कितना है? 17.07। अब वही पहली क्लास वाली डिस्कशन जो हमने की थी कि 80 के ऊपर अगर 17.80 के ऊपर अगर आप परसेंटेज लगाएं, कितनी परसेंटेज? 32%। तो क्या जवाब आ रहा है? 25 पॉइंट पता नहीं क्या आ रहा है। 80 के ऊपर 32%, 25 पता नहीं क्या आ रहा है। तो ये जो डिस्टॉर्शन आ रही है अब इसको रिमूव करना पड़ेगा DT ला के। तो अब उसके लिए वो फिर लंबी डिस्कशन और बहस जो कल की क्लास के अंदर की थी ये तो मैंने वैसे ही बना दिया। P&L बनाना मकसूद और मतलूब नहीं है, ना मकसूद आया हुआ ना मतलूब। आज आप अटेंटिव हो, ये बड़ी जबरदस्त बात है जी। आप बताओगे मैं कौन सी वर्किंग खोलूं? डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन, आगे बोलो, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 31/12/15, एज ऑन 31/12/15। वर्किंग नंबर 5। एज ऑन 31/12/15। ओके अच्छा, वो क्या डैड एंड सन के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें।
टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बेटे का नाम डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके जी, 4 कॉलम बता दें कौन से बनते हैं। अकाउंटिंग वालों के WDV, टैक्स वालों के WDV और डिफरेंस, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और डिफरेंस। Tax at the rate of 32%. Okay, let's start. सवाल में देखें ये कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट में जा सकती हैं। नंबर 1, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बैलेंस शीट में जाएगा कैरी डाउन, ठीक है, और पीपीई के कैरी डाउन जाएंगे बैलेंस शीट में, और राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, क्यों नहीं जाएगा, क्या हो गया है? बैलेंस शीट में अकाउंटिंग वालों की जाएगा, अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज की बीबी लेके जाएंगे। मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग की, टैक्स वालों की बात नहीं कर रहा। ये देखें, ये लेसी की रिवीजन कर लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या जाना है? बैलेंस शीट में P&L में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जाना था, वो हमने उल्टा दिया था। और क्या जाएगा बैलेंस शीट में? राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। तो ये पूछ रहा था आपसे, पता नहीं आप क्यों IAS 12 में आके IFRS 16 भूल गए थे। ओके, तो यहां से शुरू करें जी। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 70, कितना जी? 70। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 17। ओके, अब आप मुझे बताएं टैक्स वालों की नजर में ये 17 का अंदाजा, जो क्लोजिंग अंदाजा है, क्या ये माना जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो या प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो, सबके लिए टैक्स वालों की नजर में टैक्स बैलेंस शीट में 0 जाता है, क्योंकि टैक्स वाले अंदाजों को नहीं मानते। इसलिए प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की टैक्स बेस क्या होगी? कल की तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह। नेक्स्ट, नहीं, इधर आए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 300.3 और 238.8, ये क्या आ गया? CA और ये TB। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी कितना? 300 और 230, 300 पॉइंट और ये 238.8। अभी डिफरेंस नहीं लेने। ओके, नेक्स्ट। अब ये एडजस्टमेंट कौन सी है? लीज की है, इसका राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटीज। ओके, राइट ऑफ एज ऑन 31/12/15, राइट ऑफ यूज एज ऑन 31/12/15। तो राइट ऑफ यूज आपने बताना है एज ऑन 31/12/15। लीज कब शुरू हुई है? 1 जनवरी 15। तो 31/12/15 हमारा ईयर एंड है। कितने साल हो गए लीज को शुरू हुए? 1 साल हो गया। तो 1 साल का डिडक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं जरा नीचे थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप लोग तो ब्रैकेट में इधर ही चेक कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, जरा खुला खुला मैं कर रहा हूँ। तो ये फिगर कैसे आएगी बोले? 120 माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन, वो निकली हुई है 24। कितना आ गया? 96। ओके, चलें जी नेक्स्ट। अब लीज लायबिलिटी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी जी मोहतरम, लीज लायबिलिटी के लिए कोई तारीखी फिक्रा बोल दें। बैलेंस शीट में लीज, बैलेंस शीट ही ऑलमोस्ट एज ऑन 31/12/15 बैलेंस शीट टाइप ही है। एज ऑन लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट ये है, ये तो अगले साल की पेमेंट है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये चले जाएगा करंट पोर्शन में और ये चला जाएगा नॉन करंट में। लेकिन हमें करंट नॉन करंट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है।
हमें करंट नॉन करंट अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में होती थी, हमें बस लायबिलिटी चाहिए। तो करंट नॉन करंट 18.67 is current and 71.33 is, so the total is 90। हाँ मैंने माना डायरेक्ट ये 90 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ना कीजिएगा, बस इसी तरह पुराने पैटर्न पे बरकरार रहे, करंट और नॉन करंट को अलग अलग करें, लेकिन अलग अलग यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल आना है या नहीं आना, ये अगला सवाल है कि इंटरेस्ट पेबल आना है या नहीं आना। तो अगर तो 31, अच्छा अब इंटरेस्ट पेबल के लिए लाइन हटा दिया करें, इसके लिए कोई लाइन की जरूरत नहीं होती। 31/12/15 को कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है, जरा देख के बताएं, 31/12/15 को कोई इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो फिर पेबल है तो 1 जनवरी 16 को पे हो रहा है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट पेबल कितना जाएगा बैलेंस शीट में, जी 11.33। ओके, अब आप हजरात ने ये बता दें ये क्या बनाया हमने, ये हमने बैलेंस शीट बना दी है लेसी की पहले साल की बस, और ये हमने लेसी का पहले साल का P&L बनाया था, उसको उल्टाया, बल्कि पहले साल के P&L में क्या जाता है 24 रुपए का डिप्रिसिएशन, और पहले साल के P&L में 11.33 का इंटरेस्ट, और पहले साल के एंड पे खड़े हो 31/12/15, तो एक साल की डिडक्शन माइनस होगी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे, ये करंट ये नॉन करंट, टोटल लायबिलिटी 90 आ गई, और इंटरेस्ट पेबल 11.33, 96 और 90 की कैलकुलेशन ये नीचे आ रही है। अब आज नई डिस्कशन हमारी शुरू होने लगी है, जो अभी तक हमने नहीं छेड़ी, वो टैक्स बेस है, यानी टैक्स वालों की बैलेंस शीट अब हमने बनानी है लीज की, कि लीज की बैलेंस शीट टैक्स वालों की नजर में कैसे बनेगी। तो मोहतरम, ये जो अकाउंटिंग वाले हैं ना, अकाउंटिंग वाले, ये तो एंट्रीज कर करके ना बंदे की जान ले लेते हैं। पहले साल की एंट्री सिर्फ बोलने लगा हूं, पहले साल की राइट ऑफ यूज डेबिट लीज, ये मैं पिछले सवाल की तरफ आ गया हूं वापस, वो जो अगले सफे पे है। अकाउंटिंग वाले एंट्रीज करते हैं राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये पहली एंट्री करते हैं, फिर दूसरी पहले देखते रहे ऊपर राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट लीज लायबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट डेबिट, डेप्रिसिएशन 83 से डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अकाउंटिंग वाले ये 3 एंट्रीज करते हैं। टैक्स वाले इन 3 एंट्रीज की जगह एक एंट्री करते हैं, लेकिन वो आपने करनी नहीं है, मैं समझने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूं। टैक्स वाले सिर्फ एक एंट्री करते हैं, रेंट एक्सपेंस इन P&L डेबिट और कैश। अकाउंटिंग वाले तो एंट्रीज कर करके जान ले लेते हैं हमारी, लेकिन टैक्स वाले सिर्फ एक एंट्री करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट। इस एंट्री को घूर के बताएं कि राइट ऑफ यूज नजर आ रहा है इस एंट्री में आपको, इस एंट्री को घूर के बताएं इसमें आपको जो है वो लीज लायबिलिटीज नजर आ रही हैं, इस एंट्री को घूर के बताएं इसमें इंटरेस्ट पेएबल नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंट्री से मेरे पास आओ, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंट्री से मुझे राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटीज के बैलेंस निकाल दें, तो कितने निकलेंगे, बताएं। 0। राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटीज के कितने बैलेंसेस निकलेंगे, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में ये राइट ऑफ यूज एसेट ही नहीं है, ये लीज लायबिलिटी ही नहीं है, और इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज नहीं होनी टैक्स वालों की नजर में। इसलिए टैक्स वाले ये एंट्री करते हैं, टैक्स वालों की बुक्स में ना ये एंट्री होती है। अगर टैक्स वालों की बुक्स में ये एंट्री होती है तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि राइट ऑफ यूज कितना आ गया, 0, क्योंकि 100 रुपया तो बस ये रेंट में चला गया सारा, ना राइट ऑफ यूज को मानते हैं, ना ये लीज लायबिलिटी को मानते हैं, और ना ये, जब लायबिलिटी कोई नहीं तो उस पर इंटरेस्ट कहां से आ गया। तो मोहतरम, टैक्स बेस इन सब की 0 होती है। इस एंट्री को अगर आप जहन में रखें तो कुछ बैलेंस शीट में जाता ही नहीं इनकी, बल्कि टैक्स वाले सीधे लीज एसेट को ना डालते हैं अपने P&L में, टैक्स वाले उसको बैलेंस शीट में भी शो करना पसंद नहीं करते। ले आओ इधर। तो ये जी हकीकत है टैक्स वालों के बात के पीछे
कि टैक्स वाले जब ये एंट्री करते हैं ना रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो इस एंट्री को अगर आप खींच तान के पोस्ट करें भी बैलेंस शीट में तो हो ही नहीं सकती पोस्ट। माजरत भाई, ये पेज नंबर 264 पे अगर आप आए, पेज नंबर 264 पे है, आपकी किताब में भी है, पेज 264। तो एक समरी बनी हुई है, सिंपल ऐसी है हमारा। करंट टैक्स में क्या किया हमने, बोले इंटरेस्ट IFRS वाला ऐड कर दिया और अकाउंटिंग डिडक्शन राइट ऑफ यूज वाली ऐड कर दिया है, ऐड, इसकी जगह माइनस क्या कर दिया है, तो क्या आ गया टैक्सेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होगा मेरा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, रेंटल माइनस होगा, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में राइट ऑफ यूज टिक आएगा, लीज लायबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट पेबल आएगा, लेकिन टैक्स बेस जीरो। तो ये समरी है, जरा याद रखनी है आपने, टैक्स बेस इन तीनों की जीरो होती है, इन तीनों की टैक्स बेस जीरो होती है, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में एसेट, लीज्ड एसेट बैलेंस शीट में शो करना बनता ही नहीं। ओके, तो यहां पे हमने लिख लिया क्वेश्चन 6। यस, क्वेश्चन 6 कौन सा पेज है, 738। क्वेश्चन 6 हमने किया है पेज 738 पे, जहां पे ये हमने पहली दफा लीज पढ़ी है IS 12 का तड़के के साथ। ओके, जी गाइस, अब आपको पता है हमारी मेन थॉट प्रोवोकिंग चीज शुरू हो गई। अब हमने दिमाग इस्तेमाल करना है 5 मिनट। शायद अंदाजा हो रहा हो मैं क्या बात करने लगा हूं। अब हमने दिमाग इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। अब यहां आके पूरी क्लास में सिर्फ एक जगह आपको थोड़ा सा अटेंटिव किया गया है कि भाईजान हिलजुल जाएं। अब हमने दिमाग इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। उस बुनियाद के ऊपर डिफरेंस आएगा और फिर डिसाइड करेंगे कि TTD के गांव से कितने आए और DTD के गांव से कितने आए। इन द एंड फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसा निकलेगा। यहां पे आके थोड़ा सा जरा पॉज लेना पड़ता है और चीजों को सोच के अब आगे चलाना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह इसका एक रट्टा भी है। अभी वो रट्टा भी 2 रूल्स आपको मैंने टेक करवाए हैं, वो रूल्स भी अभी दिखा दूंगा ताकि वो रट्टा भी बरकरार रहे, अगर ये पेपर में सोचने का टाइम ना हो तो। वैसे तो ना रट्टे वाली बात पहले कर लेते हैं, फिर रूल्स बाद में देखते हैं। इधर ही 1-2 सफ़े ऊपर कहीं या नीचे, पिछले सफ़े पे ना 2 रूल्स हैं, पे 737 पे खुला हुआ है आपके सामने लकीली सफ़ा। 2 रूल्स हैं। पहला रूल अगर आप पढ़ें तो पहला रूल है इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। देखें पहले, आज रटा देख लेते हैं पहले। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एसेट जरा ढूंढ लें, एसेट राइट ऑफ यूज, बस ये दोनों एसेट है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर है, ये भी इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स, ये भी ग्रेटर है। तो जवाब क्या आएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये तो रट्टे की बुनियाद पे हमने लिख लिया। अच्छा आगे चलें, रूल 3 पढ़ें। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इज ग्रेटर देन इट इज, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी होती है आउटगोइंग एम्प्लॉइज की तरफ, इज ग्रेटर, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, और तीनों ग्रेटर हैं क्योंकि ये 0 है ना, तो तीनों ग्रेटर है। तो ये क्या हो गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी
डिफरेंस। तो ये दोनों क्या थे मेरे एसेट, ये इन दोनों से ज्यादा थे, तो रट्टा रूल नंबर 1 पेपर में लगा देंगे, फौरन और टाइम जाया नहीं करेंगे, बस पेपर में रट्टा लगा के आगे चलेंगे, इतना सोचने का टाइम नहीं होता। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन अगर ग्रेच्युटी पेएबल, लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल, ये लायबिलिटीज हैं और इनमें भी कैरिंग अमाउंट्स ज्यादा हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर इट इज कॉल्ड एज ओके। तो ये TTDs हैं, ये क्या है? TTDs और ये GTDs, इनके बच्चों के नाम अभी नहीं हम रख रहे। ओके अच्छा मोहतरम, अब सोच लेते हैं एक एक करके चीजों को। ये कभी ना कभी अगले साल ये 17 ब्रॉड डाउन में आएगा। अब फिर लॉजिक सुननी है तो टेंटिवली साथ साथ सोचते रहने। ये 17 अगले साल ब्रॉड डाउन बनेगा और ये लोग भी इंशाल्लाह रिटायर होंगे। जब ये लोग रिटायर होंगे तो इनको हम ये 17 पे करेंगे, तो जब इनको हम ये 17 पे करेंगे तो ये 17 पे करेंगे तो टैक्स वाले इस 17 को फ्यूचर में डिडक्ट करने देंगे। इसी तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कल समझाया था। तो क्या आप इससे प्रिंसिपली एग्री कर रहे हैं? इस 17 को टैक्स वाले फ्यूचर में डिडक्ट करने देंगे? क्या इस 17 को टैक्स वाले फ्यूचर में डिडक्ट करने देंगे? आपको पता है इन सारी फिगर्स को सामने रख के ना फ्यूचर को सोचना होता है। जैसे वालिदैन हमारे फ्यूचर की बात करते हैं, ऐसे ही सारी फिगर्स को सामने रख के हमने इनके फ्यूचर को सोचना है। तो फ्यूचर में 17 रुपए ग्रेच्युटी पेएबल पे होगी, जब पे होगी तो टैक्स वाले कहेंगे चलो आप डिडक्ट कर लो, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बोले, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज, बोले। अच्छा पीपी ये तो आसान है, ये तो काफी आपको याद होगा। इसका डिफरेंस कितना था? 17। अच्छा अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे फ्यूचर में? 300। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 238। अब जब अकाउंटिंग वाले 300 डेप्रिशिएट करेंगे तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। देख लो ना, वो 300 करेंगे, ये लोग 238 सिर्फ। तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे। तो फ्यूचर में जब अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन बढ़ेगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट, तो फिर टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये तो 3-4 दिन से बात करें इसके ऊपर हम। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 61.5। ओके नेक्स्ट, फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 96। और टैक्स वाले 0 डेप्रिशिएट करेंगे। जब फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करेंगे ज्यादा, फ्यूचर में 16, 17, 18 के सालों में जब फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले ज्यादा डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट्स आएंगी, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जब फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा आएंगी तो टैक्सेबल फिगर्स बढ़ जाएंगी, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 96। अच्छा ये लायबिलिटी और ये इंटरेस्ट फ्यूचर में रेंटल के नाम से पे होगा। सोचे फ्यूचर में रेंटल के नाम से पे होगा। देखिए ना, जो भी लायबिलिटी बच जाती है वो अगले सालों में रेंट के नाम से पे हो जाती है। तो क्या ये लायबिलिटी या इंटरेस्ट अगले सालों में रेंट के नाम से पे होगा? तो जब रेंट के नाम से पे होगा तो रेंट को टैक्स वाले क्या करने देंगे? डिडक्ट करने देंगे। तो इट इज अगेन डिडक्टेबल इन फ्यूचर। एक बार याद रखिएगा यार, प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, वो अगले सालों में रेंट के नाम से माइनस होता है। देखें यार, एक बार याद रखिएगा कि जितना प्रिंसिपल है ना, ये अगले सालों में रेंट के नाम से डिडक्ट होने, ऐसा है कि नहीं? बोले। जितना भी प्रिंसिपल है अगले सालों में रेंट के नाम से माइनस होने। तो जितना भी लीज लायबिलिटी होती है अगले सालों में पे हो जाती है लायबिलिटी। तो जब पे होगी तो हम कहेंगे हमने रेंट पे कर दिया, तो टैक्स वाले कहेंगे हम तो आपको अब रेंट पेड माइनस करने की इजाजत देते हैं। तो बताएं, लायबिलिटी जब पे होगी इन द फॉर्म ऑफ रेंटल, तो रेंटल फिर फ्यूचर में माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। तो रेंट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो डिडक्टेबल अमाउंट्स फ्यूचर में नजर आ रही हैं, सोचें। तो बोलें दिस इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ये कब डिडक्टेबल होगा? जब रेंट पे करेंगे। ये कब डिडक्ट होगा? जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे। इट इज डिडक्टेबल जब एम्प्लॉयज रिटायर हो जाएंगे, और इट इज डिडक्टेबल जब रेंट पे हो जाएगा। जी 90 11.33 क्लियर?
लेकिन मोहतरम अगर कभी पेपर में टाइम ना हो तो प्लीज़ रट्टा ज़रूर होना चाहिए, और जब उसमें कोई डर वाली बात भी नहीं है तो इसलिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए हमें। रट्टा क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, तो टीटीडी आएगा, और कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी। ये दो हमारे क्या हैं? एसेट्स हैं। ये दोनों फिगर्स इनसे ग्रेटर हैं, इसलिए टीटीडी। ये तीनों क्या हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी तीनों ग्रेटर हैं, तो इसका नाम, अभी साथ साथ रेट लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, क्या फीलिंग आ रही है? देखें 61 और 96 ये काफी ज्यादा बन जाएंगे एज कंपेयर टू 90, 11.3 और 17। तो आप सिर्फ ना टीटीडीज का टोटल करके बताएं। टीटीडीज का कैलकुलेटर पकड़ें, टीटीडीज का टोटल करें। 61.5 और 96 150 वर्सेस डीटीडीज का टोटल करें। 90 जमा 17 जमा 11.33 8.33 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब आप हजरात मुझे बता दें कि क्या फर्क आ रहा है और क्या बचे हैं वो 39.17 39.17 is TTD। जी इसके ऊपर लगा दें टैक्स रेट 32%। 12.53 टीटीडी के बेटे का नाम। अगर टैक्सेबल है फ्यूचर में चीजें तो टैक्स देना पड़ेगा, लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हाँ उस तरह कर लो, कोई मसला। ओके, उदासी सी नहीं चाहिए हुई। वर्किंग 3 में देखें, यानी सब कुछ भर दिया आपने, सब कुछ पूरा कर दिया। 5.28 अभी तक। यार मेरा सीडी भेजो, मेरा ये मैं तो बीडी, मेरा सीडी भेजो। उदासी सी छाई हुई है सवाल में। अच्छा आप बता दें ये डीटीई है या एज ऑन वाली फिगर है? एज ऑन वाली फिगर है या फॉर द ईयर वाली है? एज ऑन वाली फिगर है, क्योंकि ये जो फिगर निकली है वो निकली भी एज ऑन वाली फिगर से है, ये बैलेंस शीट वाली फिगर से है। तो जब ये वाली सारी फिगर्स बैलेंस शीट वाली हैं तो ये भी बैलेंस शीट वाली फिगर। वर्किंग 5 12.53 12.53 जी। बैलेंसिंग जहां मर्जी देख लें वो आ रहे, इधर आ रहा है जी। 7. भाई आपको कल भी बताया था इस टॉपिक में सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं, और मैं उन 2 फिगर्स को ब्लू मार्कर से टिक करने लगा हूं। एक इसकी जर्नल एंट्री होनी है, एक इसकी जर्नल एंट्री, क्योंकि अभी तक हमने कोई जर्नल एंट्रीज नहीं की थी। इस टॉपिक में जर्नल एंट्रीज ज्यादा नहीं है, वर्किंग ज्यादा है, तो जर्नल एंट्रीज 2 होनी है, करंट टैक्स की और डेफर्ड टैक्स की। ओके चलें जी, जर्नल एंट्रीज करवाएं। 17.07 की, कल तो 2 साल की थी, आज 1 ही साल की करनी है। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। ओके, डीटीएल क्रेडिट
तो DTE, TE डेबिट, TE डेबिट, TE डेबिट, तो DTE डेबिट जी 7 पॉइंट ओके। अब आप हजरात फरमाएं, TE डेबिट नेगेटिव साइन के साथ होता है, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट मींस नेगेटिव साइन, टैक्स एक्सपेंस डेबिट नेगेटिव साइन, टैक्स एक्सपेंस डेबिट नेगेटिव साइन, बोथ आर टैक्स एक्सपेंस। आज क्रेडिट तो नहीं हो रहा है, TE क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट का मतलब दोनों नेगेटिव साइन, तो ये खर्चे हैं, खर्चे को बुक करना है, TE डेबिट, TE डेबिट, नहीं आज नहीं उल्टी करनी, हाँ ये क्या एंट्री की थी इसकी, सीटी डेबिट CTP, और इसकी क्या एंट्री की है, इसकी क्या एंट्री की है, एक्सपेंस डेबिट। ये P&L में आ गया, मैंने सवाल में जो मांगा नहीं हुआ, क्या है 7.25, 24.32 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वट एवर इट में भी छोड़ें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमने बनाना है नोट, तो वैसे भी अभी अगर आप नजर मारें 80 पे 32% लगाएं तो ये नहीं जवाब आ रहा होगा, स्टिल इतनी मेहनत करके भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा होगा, 80 पे 32% लगाएं तो फिर भी ये जवाब नहीं आ रहा होगा। हमारा मकसद तो ये था ना कि 80 पे 32% लगाएं तो ये जवाब आ जाए, अब भी नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए हमें फिर नोट बना के देना पड़ेगा यूजर को। तो नोट में क्या करना है, हमने नोट में मोहतरम ये P&L है प्रॉपर, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाला। नोट में हम ये दो चीजें लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ये लेके जाएंगे, फिर उसके बाद टैक्स रेट लेके जाएंगे। पहला सफा आपने छोड़ा नहीं था, माजरत, छोड़ा था आंसर। अब फ्लोर एंड टेक्सटाइल लिमिटेड, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, नोट के साथ हैज ऑन नहीं आता, फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। चलें जी, टैक्स एक्सपेंस, अच्छा मोहतरम ये ना यहीं से देखने के याद डालें जहां ब्लू टिक लगे हुए हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, TE डेबिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेबिट नेगेटिव साइन के साथ 17.07, और ये भी यहीं से उठाने की कोशिश करें, DT डेबिट, DTL क्रेडिट, DTE डेबिट, TE डेबिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट। याद रखिएगा जब भी यहां आएगा खर्चा होगा और खर्चे को नेगेटिव साइन से शो करेंगे, तो यहां रिवर्सल आ रही, TE डेबिट खर्चा कितना 7.24.32। नाउ अब सवाल से रोने की आवाज भाई फरमा रहे हैं आ रही है कि ये P&L कह रहा है, सवाल से नहीं, P&L कह रहा है सेटी को कहीं लेके जाओ। यार ये ना पूरा लिखा गया आज के बाद, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ PBT विद टैक्स, ये पूरा लिखा गया आज के बाद। PBT को पकड़ेंगे और इसको टैक्स से रिकंसाइल करेंगे, तो आज के बाद ना ये पूरा लिखा करें, शुरू वाली क्लासें थी इसलिए मैं इनकम्प्लीट लिख रहा था। ओके PBT बोले 80, इसको डबल अंडरलाइन लग करके सीट बेल्ट पहना के क्लोज कर दें। टैक्स रेट, अच्छा अब ना कैलकुलेटर पकड़ना होता है,
कैलकुलेटर पकड़ना होता है 25% नहीं 25.6 इन रुपीज 25.6 ओके। अब ऑलरेडी आपको पता है हमने सब्जी काटी हुई है, ये देख लें, सिर्फ हांडी में डालनी है। अब अगर ये लाल में ना होती तो फिर सब्जी कटी ना होती, ढूंढनी भी पड़ती। तो ऑलरेडी परमानेंट डिफरेंसेस हमने इधर तैयार करके रखे हुए हैं, तैयार माल को उसमें डालेंगे हांडी में, सब्जी तैयार हो जाएगी ज़बरदस्त किस्म की। ओके, पेनल्टी और कैपिटल गेन। असल में हम इस वर्किंग से ना कौन से डिफरेंसेस ले आते हैं, टेम्परेरी, और ये कौन से डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फर्क आ जाता है। तो परमानेंट डिफरेंसेस रिकंसाइल किया करेंगे। अब रिकंसिलिएशन की कोशिश करते हैं। इसमें वही सलूक करना है आपने जो सलूक इनके साथ यहाँ किया हुआ है, इधर प्लस किया हुआ है, इसे इधर से माइनस किया हुआ है, उधर भी यही करेंगे। परमानेंट डिफरेंसेस कौन से थे, मैंने बताया था 2 थे, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड। जैसे पेनल्टी है, टैक्स वाले पेनल्टी कभी भी माइनस नहीं करने देंगे, टैक्स वाले कैपिटल गेन इनकम कभी भी इनकम में नहीं डालने दे रहे। पेनल्टी का इफेक्ट 1 into 32%, उधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड। कैपिटल गेन और यार एक तो कई दफा ये बच्चे कहते हैं उधर भी तो ऐड कर दिया था, दोबारा क्यों ऐड करें। और भाई इधर 80 से चले थे ना, चल इधर भी 80 से ही रहे हैं, इस वजह से दोबारा करना पड़ा काम। अच्छा, कैपिटल गेन 5 into 1.6। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा बस ठीक है। अच्छा जी, बताएं भाई, कैलकुलेटर पे जवाब निकालें, क्या आ रहा है 24 पॉइंट। अब आपने ना हाथ नहीं हटाना, ऐसे पेपर में परेशानी होती है, आपको पता है, टैली टूली करता कोई नहीं हमारा पेपर में, तो पेपर में आपने हाथ नहीं हटाना और अगला सवाल शुरू कर देना, ठीक है। वैसे जरा ओए सुबह
चलो जी ले आओ बाद में। अच्छा हजरात बुक में आ जाएं, यानी कि वो जो मेन नोट्स हैं बुक के वहाँ पे तशरीफ़ ले आएं। ओए 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 जबरदस्त, आप खीर हो गई पे। आपका तो वीकेंड मजे का गुजरेगा। पे 275 पे आए, पे 275 पे आए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन 26, ये तो एक आसान सा सवाल है, 2-4 मिनट लगेंगे बस, आपने अटेंटिव रहना है। डू यू नो पेज नंबर 275, डू यू नो एनीथिंग अबाउट IAS 23? IAS 23 में एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, जरा सुनिएगा, बोरिंग कॉस्ट। जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा मोहतरम, मोहतरम प्लीज मुझे भी बोलने दें। IAS 23 ये कहता था कि आपने 100 रुपए की बिल्डिंग बनाई, ईंट बजरी सीमेंट इस्तेमाल किया, और 100 रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, इस इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालो और बिल्डिंग को किताबों में 110 पे शो करो। ये IAS 23 कहता था। IAS 23 ये फरमाता था कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा किया है 100 मिलियन और बैंक को इंटरेस्ट दिया है लोन पे 10 मिलियन, तो बिल्डिंग को किताबों में किस पे शो करो? 110 मिलियन पे। क्लियर? तो बता दें जी, IAS 23 इंटरेस्ट को ना मुश्किल सा नाम है, बोरिंग कॉस्ट। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट को क्या करने को कहते हैं? कैपिटलाइज। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट को क्या करने को कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे भी शायद टैक्स वालों की कुछ और राय हो, ये जरा सोच के बताएं, टैक्स वालों की क्या राय होगी यहाँ पे? वैसे टैक्स वाले क्या कहेंगे? बोले 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 टैक्स वाले क्या कहेंगे? सोचें और सही बोलें। टैक्स वाले कहेंगे कि यार छोड़ो पर इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालना, इंटरेस्ट तो खर्चे की तरह चीज है, इंटरेस्ट को किस में डाल दो? एक्सपेंस में डाल दो। बलू कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट फॉर इट्स। बलू कंपनी अपनी फैक्ट्री के लिए प्लांट बना रही है या खरीद रही है? बना रही है। कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200 मिलियन। तो कॉस्ट कितनी इनकर हुई हजरात? 200 मिलियन। खैर ईंट बजरी सीमेंट कितना इस्तेमाल हुआ? पता नहीं, प्लांट में भी ईंटें लग रही हैं। चलें आगे। फॉर दिस प्रोजेक्ट एंटिटी हैज स्पेसिफिकली एक्वायर्ड अ बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर। उसके लिए एंटिटी ने बैंक लोन लिया है, ऑन विच इट पेड इंटरेस्ट एंड लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 12 मिलियन, जिसके लिए इसने इंटरेस्ट पे किया है और लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पे किए हैं। ये 200 मिलियन ईंट बजरी सीमेंट के में इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा आउटफ्लो है। बैंक से लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देना भी आउटफ्लो है। अच्छा, कई दफा ना ऐसा होता है कि बैंक से आप लोन लें तो वो पैसा आपके पास पड़ा रह जाता है ज्यादा, वो पैसा फिर आप दाएं बाएं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फर्दर 5 मिलियन वाज अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बैंक लोन। तो 5 मिलियन आपने कहीं अर्न किया इन्वेस्ट करके। सरप्लस फंड्स का क्या मतलब है? आपने बैंक से उधार लिया होगा प्लांट के लिए, लेकिन प्लांट बनने में अभी कुछ देर होगी, तो बाकी पैसा आपने कहीं रख के इंटरेस्ट कमाया होगा, तो ये आपका क्या है? इनफ्लो। तो नोट कर लें जी, ओ और आई, ये मेरा क्या है? ये मैंने प्लांट बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदा है ये वो है, लोहा वगैरह खरीदा होगा, और चीजें खरीदी होंगी। फिर मैंने प्लांट बनाने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट मेरी जेब से गया होगा या आया होगा? पेड का लफ्ज लिखा हुआ है, पेड, मेरी जेब से इंटरेस्ट गया होगा। और इसके साथ अगर मैंने कोई पैसा बच गया हो, अभी तक प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, प्लांट ने एक दिन में तो नहीं बन जाना, तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बनता है, जैसे सी आहिस्ता आहिस्ता होता है, तो प्लांट भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था, तो उस दौरान मैंने पैसा कहीं और रखवा दिया, तो वो जो पैसा कहीं और रखवाया उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो मेरा आउटफ्लो है, इनफ्लो। टैक्स वाले पता क्या कहते हैं? पहले टैक्स वालों को छोड़ें, मुझे पहले अकाउंटिंग वालों की बात बता दें जी। अकाउंटिंग वालों की नजर में क्या होगा?
IFRS की नजर में एसेट की कॉस्ट, चलें जी पहली वर्किंग कॉस्ट बताएं एज पर अकाउंटिंग रूल्स। 200 वालों को छोड़ें, आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। अच्छा जी, मटेरियल लेबर वगैरह का खर्चा 200, ये मेरा आउटफ्लो है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट पेड 12, ये मेरा आउटफ्लो है। इंटरेस्ट अर्न्ड या रिसीव्ड, ये मेरा क्या है? इनफ्लो को मैं नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूं। असल में ना मकसद मेरा एसेट की कॉस्ट निकालना है, तो मुझे बता दें एसेट कितने का पड़ा? 207 का। बैलेंस शीट में 207 का एसेट जाएगा, नोट कर लें। ऐसा ही है ना, यही पड़ा हुआ है। IAS 23 में कुछ और पड़ा हुआ है? यही पड़ा हुआ है ना। ये तो नहीं परेशान हो रहे कि आउटफ्लोज नेगेटिव में क्यों नहीं लिख रहा मैं? नहीं, वो ऐसे एसेट की कॉस्ट निकाल रहा हूं ना, समझाने के लिए बात बता रहा हूं। जी हजरात, कितने का प्लांट बनाया? प्लांट बनाने के लिए कितना इंटरेस्ट दिया? और प्लांट बनाने के दौरान कितना इंटरेस्ट कमाया? ये मेरी बचत है, ये मेरी बचत है। तो खर्चा कितना? 200 जमा 12, 212। बचत नेट खर्चा कितने का हुआ? तो बैलेंस शीट में प्लांट कितने पे जाएगा? टैक्स वालों की क्या राय होगी कि इस 12 और 5 को क्या करें? 12 को डाल दें इंटरेस्ट एक्सपेंस में और 5 को कहां डाल दें? अदर इनकम में। 12 को कहां डाल दें? इंटरेस्ट एक्सपेंस में, और 5 को अदर इनकम में डाल दें। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, जब मैं इस प्लांट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालूंगा, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालूंगा, तो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? बोलें 207। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे कि हमारी नजर में इसकी कॉस्ट 200 ही है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना इंटरेस्ट को ना इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डालने दे रहे हैं, ना इंटरेस्ट इनकम को एसेट की कॉस्ट से निकालने दे रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट को अलग रखना चाहते हैं। तो कहते हैं टैक्स बेस क्या होगी? 200। क्लियर? अब इसकी करंट टैक्स की वर्किंग के ऊपर डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह जो है वो हम कल करेंगे। एक छोटी सी चीज अगर मैं जाते हुए कर जाऊं तो आपने बुरा नहीं मनाना, इंटरेस्ट पेड नेट मैं ऐसे नहीं लिख सकता पेपर में 7, मादरत के साथ। आप ये कर लें, ये कर लें, दोबारा वर्किंग नोट कर लें। ये कॉन्सेप्ट देने के लिए जरूरी थी दोनों तरीके से वर्किंग शो करना। इंटरेस्ट पेड नेट कितना है मेरा? 7। 12 का इंटरेस्ट मेरा गया और 5 का कमाया। ये एक बुक दीजिए। ठीक है जी, अबू बकर अभी बंद ना करना, एक सेकंड बस। भाई आप टेस्ट के सोल्यूशन बांटो। ये माँ की कल नहीं, कल कोई क्लास नहीं, कल संडे को तो क्लास नहीं होती, कल नहीं क्लास। हाँ नहीं, आप अपना जो बांटो, जो चेक करके लाए हो। एक मिनट बस, मैं 1 मिनट।
चलिए बस ठीक है, होमवर्क की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं सवालों को दोबारा कीजिएगा और पिछला प्लीज रिवाइज कर लें। एथिक्स याद कर लिए कितने लोगों ने? ओके ओवर।